में हमने किया था आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बातें की थी। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की थी, उसमें हमने वेवलेंथ किया था, फ्रीक्वेंसी किया था, वेव नंबर किया था, एम्पलीट्यूड किया था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी किया था, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट किया था। ये सारी चीजें हमने की थी और हमने क्वेश्चंस भी किए थे दो तीन जो है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी किया था हमने, तो हमने क्वेश्चंस भी किए थे दो तीन जो एनसीईआरटी से रिलेटेड थे, ठीक है ना। सो आई होप ऑल ऑफ यू वर कंफर्टेबल इन दैट, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अब उससे आगे बढ़ते हैं। उससे आगे जो है, पहले तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की जैसे अच्छी बात को समझना है कि उसने जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अच्छी बात क्या कही। अच्छी बात ये थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेव नेचर होती, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि सनलाइट जो है ग्लास में से अंदर आ जाती है, ठीक है ना, तो वेव नेचर ही होगी, पार्टिकल तो नहीं आ सकता शीशे से अंदर, ठीक है। रिफ्लेक्शन होती है, डिफ्रैक्शन होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो ही है जो कि वेव की, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी में कुछ कमियां भी निकलने लगी। सो आज जो है हम लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है एक तरीके से पढ़ेंगे और उसी के साथ हम आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब क्या क्या कमियां आई उस टाइम पे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए जिन्होंने की ऑब्जेक्शन लगाया कुछ पॉइंट्स जिनको की जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है प्रूव नहीं कर पाई, ठीक है। और सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम इसको लिमिटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के तौर पर कह रहे हैं। इससे पहले कि हम बात स्टार्ट करें, सबसे पहले डू यू नो अबाउट ब्लैक बॉडी? आपने सुन रखा है ब्लैक बॉडी के बारे में? सुन रखा है? नहीं, सुन लें आप मेरी बात। जो ब्लैक बॉडी होती है, सुन लें, जैसे आपने ब्लैक होल सुन रखा है, आपने ब्लैक होल सुन रखा है ना? आपने ब्लैक होल सुन रखा है, तो ब्लैक होल की खासियत जो है वही ब्लैक बॉडी की खासियत। ब्लैक होल इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी, कि उस ब्लैक बॉडी के पास जो भी एनर्जी आएगी, रेडिएशन आएगी, वो जो है वो एब्जॉर्ब ही कर लेगा। मतलब आपको ब्लैक होल दिखता ही नहीं है। हाँ, देयर इज व्हाइट होल, ठीक है ना, उसकी बात अभी करता हूं मैं। बट आर यू गेटिंग माय पॉइंट रिगार्डिंग ब्लैक बॉडी? कि ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशंस, जो भी रेडिएशन उस पर पड़ेगी उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब ब्लैक होल तो एक एग्जांपल है ही, लेकिन जनरली जो हमारे अराउंड होती है, सुन लीजिए, जनरली जो हमारे अराउंड ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आप लोहे का टुकड़ा ही मान लो, अप टू सम एक्सटेंट दैट इज ऑल्सो ब्लैक बॉडी, अप टू सम एक्सटेंट, अप टू सम एक्सटेंट उस पे भी जो है रेडिएशंस पड़ती हैं तो उनको एब्जॉर्ब करता है। लेकिन दूसरी बात सुनिए, जब आप किसी ब्लैक बॉडी को हीट करोगे, जब आप किसी ब्लैक बॉडी को हीट करोगे, सो वो परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशन भी हो जाती है, व्हाइट बॉडी जिसको हम बोलते हैं। अगर आप
ठीक है, जो उसने रेडिएशंस एब्जॉर्ब की होंगी उनको वो एमिट भी करे ब्लैक बॉडी। इज इट ओके? जैसे लोहे का टुकड़ा जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखिए, ठीक है, आप यहां पे देखिए, एक आयरन ब्लॉक जो है मेरे बैकग्राउंड में आएगा, आप उस आयरन ब्लॉक को देखो, हम उसी से बात को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, मेरे पीछे आपको एक आयरन ब्लॉक दिख रहा है, बड़ा हॉट आयरन ब्लॉक दिख रहा है, बहुत गर्म, ठीक है। किस साइड से गर्म है? इस तरफ से हॉट है कि व्हाइट वाली साइड से हॉट है? किस तरफ से ज्यादा हॉट लग रहा है? व्हाइट वाली साइड से ज्यादा हॉट है, ठीक है। अब तो सुनो, आप देख रहे हो इस आयरन ब्लॉक को कि अगर हम किसी आयरन ब्लॉक को हीट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, वो मान लो, आप इमेजिन करें, इसको भी देखते जाएं, आप इमेजिन करें कि अगर हम किसी आयरन ब्लॉक को हीट करते हैं तो सबसे पहले उसका कलर कुछ ऐसा होगा, ग्रे जैसा होगा, सही बात है, ग्रे कलर का होगा, ठीक है। लेकिन जब थोड़ा और हीट करेंगे, मतलब उसमें से रेडिएशंस आपको फील हो जाएंगी कि गर्मी बाहर निकल रही है, लेकिन उसका रंग नहीं बदल रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, रंग बदलने लगेगा। आप देख रहे हो रेड कलर की तरफ जो है लोहा गर्म होके लाल हो जाएगा, रेड, ब्लड रेड, फिर और ब्राइट रेड, और ब्राइट रेड, ऐसे, सही बात कह रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे जो है ये आयरन जो है हॉट होता जा रहा है रेड की तरफ, और अगर आप इस लोहे को और गर्म करोगे तो ये ऑरेंज हो जाएगा। देखो जहां पे मेरा हाथ है इस टाइम पे, दैट इज ऑरेंज पॉइंट, इस पॉइंट पे लोहा क्या है, ऑरेंज है, सही है बात, दिख रही है आपको। और अगर हीट करेंगे तो येलो हो जाएगा, आप देखिए अब जहां पे मेरा हाथ है वो येलो वाला रीजन, और अगर हीट करेंगे तो ब्राइट व्हाइट भी हो जाएगा, सही बात है। और अगर, हाँ बिल्कुल, हाँ टंगस्टन भी ब्लैक बॉडी है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हमारे घर में जो हीटर होता है, जो फिलामेंट वाला हीटर होता है, उसमें भी यही होता है, पहले वो लाल होता है, फिर वो ऑरेंज होता है, फिर जो है वो येलो होता है, फिर ब्राइट व्हाइट हो जाता है अगर और हीट करो। ब्राइट व्हाइट एक्चुअल में घर वाला फिलामेंट नहीं होता, जो इंडस्ट्री में जो फिलामेंट यूज होते हैं हाई टेम्परेचर राइज करने के लिए, वहां पे होते हैं। इज इट ओके? बट क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कि लोहा अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कलर शो कर रहा है, ठीक है। अप टू सम एक्सटेंट आयुष्मान ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, बट हम अपनी बात को आयरन तक रिस्ट्रिक्ट रखें बात को समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरी बात समझिएगा, अब मैं वापस जो है आ रहा हूं। सो आप मेरी बात समझिए कि हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि भैया एक आयरन ब्लॉक है जिसको हमने हीट किया, ठीक है, आयरन ब्लॉक को जब हम हीट कर रहे हैं सो उससे अलग अलग कलर निकल रहे हैं, अलग अलग कलर्स जो है उससे निकल रहे हैं। वो कलर्स कैसे हैं, देखो इस तरीके से अलग अलग कलर्स निकल रहे हैं, एक मिनट दीजिए मुझे। जैसे पहले रेड निकला, इस आयरन ब्लॉक को हीट करेंगे पहले कौन सा रंग निकलेगा, रेड निकलेगा, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ब्राइट व्हाइट, सही बोला जी मैंने, यही होगा, यही होगा, ठीक है। अब अब इसी बात ने जो है, इसी चीज ने जो है
प्रॉब्लम क्रिएट कर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे। नहीं, लेफ्ट टू राइट नहीं, मैं कह रहा हूं पहले रेड था, फिर ऑरेंज, येलो, अभी व्हाइट निकल रहा है। तो जो सबसे लास्ट में निकल रहा है उसको मैंने यहां पे निकला है ना, बाकी तो निकल के चले गए आगे। समझ रहे हो? ठीक है, तो जब और हीट होगा तो व्हाइट लिखने का सबसे लास्ट, है ना। अच्छा, अब ऑब्जेक्शन क्या था? सीधे सीधे वर्ड्स में बताऊं भाई, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की प्रॉब्लम क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में बेटा जी प्रॉब्लम ये आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने में कहा था कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है, उसकी स्टेटमेंट ये थी कि रेडिएशंस आर emitted continuously from a source। कंटिन्यूसली को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये हमने पहला पॉस्टुलेट लिखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का, कि किसी रेडिएशन से, किसी सोर्स से जो रेडिएशन है वो लगातार निकलती। यहां पे ऑब्जेक्शन लगा कि भैया लगातार कहां निकल रही है? अगर लगातार निकलनी होती तो रेड निकलना स्टार्ट हुई थी ना, तो रेड ही निकलती रहती। रेड निकलना स्टार्ट हुई थी, रेड ही निकलती रहती। लोहे को आप गर्म करते जाते, वो लाल होता जाता, और लाल और लाल और लाल। लेकिन यहां पे तो डिसकंटिन्यूटी आ गई। रेड खत्म हुआ तो ऑरेंज आया, ऑरेंज खत्म हुआ तो येलो आया, येलो खत्म हुआ तो ब्राइट व्हाइट आ गया। हमने तो कभी हीट करना बंद नहीं किया, लेकिन लोहा लगातार अपना कलर चेंज करता जा रहा है, क्योंकि एट दिस टाइम इट इज द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, इस लाइट का जो सोर्स है वो यही है। तो लोहा अपना रंग क्यों बदल रहा है? लोहा अलग अलग लाइट क्यों एमिट कर रहा है? इसका मतलब ये हुआ, सुन लो, सुनो सुनो सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि रेडिएशन जो है किसी सोर्स से कंटिन्यूअसली नहीं निकलती हैं। रेडिएशन किसी सोर्स से डिसकंटिन्यूअसली निकलती। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? कलर चेंज होना ही वेवलेंथ का चेंज होना है। कलर का बदलाव होना ही रेडिएशन का बदलाव होना है। रेड कलर कोई और रेडिएशन है, ब्लू कलर कोई और है, येलो कलर कोई और है। इज इट ओके? तो इसका मतलब किसी सोर्स से रेडिएशंस लगातार नहीं निकलती, डिसकंटिन्यूअसली निकलती। क्या आप पॉइंट समझे कि नहीं? आप ऑब्जेक्शन का पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूं, आर यू गेटिंग दैट और नॉट? ठीक है, चलिए, आपको ये बात जो है समझ में आ गई। पहले इसको नोट कर ली। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए, अब आप मेरी बात सुने। अब मैं स्क्रीन पे एक, चलो आयुष्मान कह रहा है 2 मिनट जो है उसको नोट करना है, ठीक है ना। तो यहां पर जो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इसको जब हमने इसका ग्राफ बनाया, ठीक है, पहले इसको, चलिए, अब देखिए, जैसे हमने जो है जब इसका ग्राफ बनाया, तो ग्राफ हमें कुछ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड आप इस ग्राफ को देखिए, ये थोड़ा पिक्चर में
पूरा नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मेरे पास और भी है ग्राफ जो है। जस्ट एक मिनट। चलिए, आप मेरे पीछे एक ग्राफ देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हो यहां पर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी देख रहे हो। आप बिना इन नंबर्स के इस ग्राफ को बनाओ, ऐसे ही बनाना भी स्टार्ट कर दीजिएगा। इंटेंसिटी है और नीचे वेवलेंथ है। नीचे क्या लिखा हुआ है? वेवलेंथ लिखी हुई है। ठीक है। सो अगर आप इस ग्राफ में देखें, इस ग्राफ में आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये देखना है जो रेड की पीक है वो थोड़ी राइट साइड में है, ये जो ग्रीन की पीक है थोड़ी सी लेफ्ट में है, और ब्लू की थोड़ी ज्यादा लेफ्ट में। ठीक है। और आप देखो, एक चीज देखिए, 300 केल्विन पर, 300 केल्विन पर जो है आपको, मतलब जो फिलामेंट है वो रेड कलर का दिखेगा। फिर आपको ये जो कलर है ना, इसको आप मतलब ये भी कर सकते हैं कि ये लाइन है, ठीक है, बट इट विल अपीयर। एक मिनट, मैं थोड़ा सा विदाउट वर्चुअल बैकग्राउंड ही बताता हूं। आई थिंक दैट विल, सुनो, अब अगर हम यहां पर ये देखें कि इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पता क्या होता है? इंटेंसिटी इज समथिंग लाइक, अभी स्टार्टिंग में बताने की बात करूं तो इंटेंसिटी इज समथिंग लाइक ब्राइटनेस। जैसे रेड लाइट ही है, कम ब्राइट है तो उसकी इंटेंसिटी कम है, ज्यादा ब्राइट है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। इज इट ओके? तो और यहां पर हम लैम्डा की बात कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी और लैम्डा में अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ देखें, सो हमारे पास ये आएगा। फिर इसके बाद कुछ ऐसी लाइन आएगी हायर टेम्परेचर पर, और इसके बाद जो है कुछ ऐसी लाइन आएगी। इनका मतलब क्या है सुन लें। जैसे ये लाइन 3000 केल्विन टेम्परेचर की है, ये लाइन 4000 केल्विन टेम्परेचर की है, ये लाइन 5000 केल्विन टेम्परेचर की। आप फिर से बोलोगे कि भैया इसका मतलब क्या है? दरअसल हम लोग जैसे मान लो स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तारे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो तारे के कलर से हम पता लगा सकते हैं कि उसके ऊपर टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है। वो भी ब्लैक बॉडी की तरह, उसको रिलेट करते हैं ब्लैक बॉडी से। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब 300 केल्विन होगा, 300 केल्विन होगा, सो जैसे ये सबसे ज्यादा जो इसकी इंटेंसिटी होगी ना, वो रेड कलर वाले की होगी। यहां पर रेड कलर वाले की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो आपको जो स्टार है वो रेड दिखेगा। लेकिन जिस स्टार का टेम्परेचर 400 केल्विन होगा, वो स्टार जो है येलो कलर की लाइट एमिट कर रहा होगा। ऐसा नहीं वो बाकी नहीं कर रहा है, वो बाकी भी कर रहा है। जैसे लैम्डा येलो से कम वेवलेंथ वाली लाइट भी एमिट कर रहा है, और येलो से ज्यादा वेवलेंथ वाली भी एमिट कर रहा है। येलो से कम वाली कौन सी होगी? जो ज्यादा एनर्जी हो, VIBG, है ना, वायलेट, इंडिगो वगैरह, वो जो है कम वेवलेंथ वाली, इस तरफ ज्यादा वाली है। मतलब वो स्टार जो है, लेकिन सबसे ज्यादा वो येलो वाली एमिट कर रहा है। ठीक है। और अगर कोई स्टार आपको ब्लू दिख रहा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर जो है 500 केल्विन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लाइटें वो एमिट नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम है। वो ब्लू वाली सबसे ज्यादा कर, तो आपको वो ब्लू ही दिख रहा है। जैसे मान लो, इज इट ओके? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है आयुष्मान। ठीक है। तो जैसे सन अपने को जो है दिखता है, तो 4000 केल्विन के आसपास जो उसका टेम्परेचर होगा। सही है। ठीक है। सो ये ग्राफ भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैंने कहा कि मैं आपको इसको समझाता चलूं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये ग्राफ समझ में आ गया? तो एक स्टार भी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग जो है वेवलेंथ जो है एमिट करता है।
तो भैया वो पॉइंट तो खराब कर दिया ना कि कंटिन्यूअसली एमिट होता है। उसने कहा कंटिन्यूअसली कहां हो रही है भाई, डिसकंटिन्यूअसली हो रही। देखो पूर्वी जी, हम ये मान लें कि ये जो तरीका है ना, ये इंस्ट्रूमेंट्स इसको जज करते हैं, हमने आंख से नहीं देखना। इज इट ओके? हमने सिर्फ नेकेड आई से नहीं देखना है। नेकेड आई से आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लग सकता है पता, ठीक है, लेकिन ये स्पेक्ट्रोस्कोप्स का काम होता है, वही ये ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होती है? अक्षित ने कहा ये इट इज नॉट ए, जिसको कहते हैं कि रेलेवेंट थिंग, कि सबसे ज्यादा किसकी होती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर कुछ रेडिएशंस जो है इनविजिबल रीजन में भी जा सकती हैं, यूवीज, एक्सरेज, अलग अलग, इनसे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए जैसे जैसे हम, क्योंकि देखो लोहे की खासियत आप देखो अक्षित जी, लोहे की खासियत यह है कि जब वो रेड से ऑरेंज होता है तो ब्राइट भी होता है। सही बोला? लोहा जब आप गर्म करते जाते हो ब्राइट भी होता जाता है। जब रेड था तब वो डल था, ऑरेंज हुआ ब्राइट हुआ, येलो हुआ और ब्राइट, व्हाइट होगा तो ब्राइट व्हाइट। तो ऐसे ही यहां से देखो रेड की इंटेंसिटी कम है, लेकिन जब येलो हुआ तो इंटेंसिटी बढ़ गई, मतलब येलो वाला स्टार आपको ज्यादा ब्राइट दिखेगा और ब्लू वाला स्टार जो है ब्राइट। ठीक है, मानव ज्योत जी, मैं दो चीजों को रिलेट कर रहा हूं। देखो यहां पर है लैम्डा, ये है लैम्डा, ये रेड कलर। आप फिलामेंट से रिलेट करो ना, एक ही फिलामेंट के अलग अलग टेम्परेचर मान लो भाई। जो हीटर का एलिमेंट है उसको हम गर्म करते जा रहे हैं, तो जब वो रेड है तब वो डल कलर का होता है। जैसे लोहे को आप गर्म कर रहे हो तो वो रेड जो है डल कलर का है। मैंने अभी जो डायग्राम भी दिखाई थी बैकग्राउंड में, रेड डल था, तो मतलब रेड की हाइट भी कम है, ये देखो इंटेंसिटी कम है। ठीक है, लेकिन जैसे येलो पे गए तो येलो पे इंटेंसिटी बढ़ गई, मतलब येलो पे वो ब्राइट हो गए। सही है बात? ब्लू पे जाएगा तो और ठीक है, हाँ, पहले ब्लू फिर व्हाइट। ठीक है, इज इट ओके? आप मतलब की बात समझें कि जो है रेडिएशंस डिसकंटिन्यूअसली एमिट होती हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुलमीत सही कह रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ का टेम्परेचर जो है 500 केल्विन से ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अच्छा, सो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सो पहला जो जर्क जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, थ्योरेटिकल पोर्शन है ये बिल्कुल जो है, ठीक है, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने लगाया कि भैया ऐसा नहीं होता है कि सोर्स से लगातार रेडिएशंस निकलेंगे। बेटा जी क्या आपको बात मेरी समझ में आ गई? तो मैं आगे बढ़ूं, अगर किसी को कुछ और पूछना है आप पूछ सकते हैं। आपने, वो बेटा कहां कहां से ले आता तू? डेथ रेज क्या होती है? डेथ रेज मैंने नहीं सुना आज तक नाम, डेथ रेज। ठीक है, अच्छा, अच्छा सुनो आप, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से बाहर निकलते हैं अब। हाँ, हर कलर की अलग रेडिएशन होगी, मतलब येलो में ही हजारों करोड़ों हिसाब से रेडिएशन है यार, येलो कलर की ही कई है। हर वेवलेंथ चेंज होने पे जो है रेडिएशन अलग हो, हर वेवलेंथ, मतलब अगर 150 एंगस्ट्रॉम है तो 151 इज डिफरेंट, भले ही कलर दोनों के सेम दिख रहे हो। इज इट ओके? हाँ, तो येलो में ही हजारों के हिसाब से रेडिएशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत जरूरी बात करने वाला, ठीक है, बहुत जरूरी बात क्या? बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉल्ड प्लैंक्स
क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस जा रहा है, 1 मिनट दीजिए मुझे। तो सुने आप बात, हम बात करने जा रहे हैं जी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। अब ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, अभी हम सबसे पहले सीधे सीधे समझेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करेंगे, कैसे आई उसकी बात जो अगले लेक्चर में करेंगे। आज हम सिंपल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को समझेंगे। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि रेडिएशंस आर emitted discontinuously from a source in the form of small energy packets called क्वांटा। इसका जो सिंगुलर है दैट इज क्वांटा। इज इट ओके? और उसको विजिबल लाइट के क्वांटम को हम फोटोन भी बोलते हैं, लेकिन आजकल सबको फोटोन्स बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसने तो सीधे सीधे जो है मतलब पंगा ले लिया कि भैया रेडिएशंस जब भी किसी सोर्स से निकलती हैं वो कंटिन्यूअसली नहीं निकलती हैं, वो डिसकंटिन्यूअसली निकलती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, जिनको हम क्वांटम कहते हैं, या प्लूरल क्वांटा हो गया, ठीक है, या फोटोन। इज इट ओके? तो मतलब अगर हम डायग्रामेटिकली इस बात को समझें, ठीक है, सो डायग्रामेटिकली मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि कोई सोर्स है, मान लो जैसे ये सोर्स है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोल रही थी कि रेडिएशंस जी ऐसे चलती, ऐसे लगातार चलती। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने कहा। सही बात है, लेकिन अपना मैक्स प्लैंक कह रहा है कि भैया गलत बात, ये रेडिएशंस ऐसे नहीं चलती हैं, रेडिएशंस ऐसे चलती हैं पैकेट्स की फॉर्म। ये पैकेट, ये पैकेट, ये पैकेट, ये पैकेट, इंडिविजुअल पैकेट को हम बोलते हैं क्वांटम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो एनर्जी है उसका एक पैकेट है, कैप्सूल है, ठीक है, लगातार नहीं चलती है। जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा वैसे नहीं चलती। तो ये अपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने कहा। इज इट ओके? अच्छा, अब ये भी मैं आपके मन से बता दूं, हर एक रेडिएशन का फोटोन अलग होगा। मतलब जैसे मैंने कहा था 150 एंगस्ट्रॉम वाले का फोटोन अलग होगा, 151 वाले का अलग होगा। मतलब
जरा सी भी वेवलेंथ में बदलाव तो फोटोन बदल गया। इज इट ओके? मतलब नो टू रेडिएशंस हैव कॉमन फोटोन, नो टू रेडिएशंस, जब तक कि वो सेम ना हो, सेम वेवलेंथ की ना हो। इज इट ओके? अच्छा सुने, अपना मैक्स प्लैंक यही नहीं रुका, मैक्स प्लैंक यही नहीं रुका। मैक्स प्लैंक ने कहा कि एक फोटोन की जो एनर्जी है, देखो एक फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, एक फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये हम लास्ट लेक्चर में कर भी चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की डायरेक्ट रिलेशन है। तो उसने फोटोन की एनर्जी के लिए कहा, फोटोन या क्वांटम, मैं क्वांटम लिख देता हूं, ठीक है। सो क्वांटम की एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड एनर्जी ऑफ क्वांटम इज गिवन बाय h nu. Now what is here h? h is basically Planck's constant, जिसकी वैल्यू जो है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड है, या 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अर्ग सेकंड है। इज इट ओके? सॉरी -27, -34 नहीं, -27 अर्ग सेकंड है। ठीक है, चलो जगप्रीत को समझ में आ रहा है, बढ़िया। अब हम ज्यादातर ऐसा यूनिट वाली ही करेंगे। सुनो, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई सबको? E is the energy of photon या क्वांटम, E is the energy of one quantum। तो अब हम सीधे सीधे जूल्स में जो है एक क्वांटम की एनर्जी भी निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कोई बच्चा नया भी आया होगा, उसको ट्रबल आ रही। नया कौन आया है बच्चे आज? मैंने स्टार्टिंग में पूछा भी नहीं, ठीक है। तो एनीबडी न्यू? चलिए, सो हम आगे बढ़ते हैं। ये आ गया। अब सुनो, अगर जो है एक क्वांटम की एनर्जी एच न्यू है, एक क्वांटम की एनर्जी एच न्यू है, इसका मतलब एंटायर रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी? एंटायर रेडिएशन की एनर्जी होगी n टाइम्स द एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। बोलो होगी कि नहीं? जहां पे कि जो n होगा वो एक होल नंबर होगा 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी। सही बोला भाई? पूरी रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी? ये मान लो जैसे 4 फोटोन निकले, 1 2 3 4, आधा फोटोन नहीं निकलता, ठीक है, कंप्लीट निकलेगा। तो पूरी रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी? 4 इंटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। बोलो सही बोला कि नहीं? एंटायर रेडिएशन की 4 टाइम्स द एनर्जी ऑफ फोटोन होगी, जितने फोटोन्स निकलेंगे उतनी। बोलो बेटा जी, समझ आ रही है बात कि नहीं? ओके, अब सुने, अब सुने, ये लिख लिया तो इसका मतलब ये हो गया एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू एन एच न्यू, बिकॉज एनर्जी ऑफ क्वांटम इज एच न्यू। सो एन टाइम्स एच न्यू, और साथ में सुनो, वी नो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। वी नो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, हमने पढ़ा था कल। सो
यहां पे पुट कर सकते हैं कि एनर्जी ऑफ एंटायर रेडिएशन इज इक्वल टू NhC बाय लैम्डा। और ऐसे ही एनर्जी ऑफ फोटोन भी हम लिख सकते हैं HC बाय लैम्डा। एक फोटोन का HC बाय लैम्डा, टोटल रेडिएशन का NhC बाय लैम्डा, जहां पे कि N इज नंबर ऑफ फोटोन्स। मेरी बात समझ आई बेटा जी? नोट करो, नोट करो। किसी को समझ ना आई हो, पूर्वी को आ गई, अक्षित को आ गई, सौम्या को आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर्यन को आ गई, कुलमीत को आ गई। बस अपने को इनसे ही मतलब है ना। अंकित टंडन को आ गई। नाइस नाइस। सो आपके पास ये फार्मूला आ गया, ठीक है ना। चलिए, सक्षम को भी आ गई, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये फार्मूला आ गया, मतलब एच की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो यू कैन सॉल्व एनीथिंग, ठीक है। नोट कर ले पहले। चलिए, अब देखते हैं इससे सवाल क्या बनते हैं, ठीक है ना। क्या क्या कुछ इससे हमें मिल सकता है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। सो अच्छा, यहां पर क्योंकि अब एनर्जी की बात आ रही है, इससे पहले कि मैं सवाल दूं, मैं छोटी छोटी बातें एक दो बता दूं आपको, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले आपने एक चीज याद रखनी है, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जब एनर्जी की बात आई है, थोड़ी थोड़ी कन्वर्जन में बता दूं आपको ताकि वो काम आएगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? देखो, जब आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं दो इलेक्ट्रोड्स के बीच, जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहां से आप वोल्टेज अगर जो है 1 वोल्ट दें, देखो आपने एक इलेक्ट्रॉन को, भाई जैसे डिस्चार्ज ट्यूब है ना, 1 वोल्ट अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो उसके पास अब जो एनर्जी होगी इस टाइम पे, इसके पास जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट ओके? मतलब अगर आप 5 वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे तो 5 वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 से करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, पहली बात तो ये। सो दैट, और ये भी जान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ये कन्वर्जन फैक्टर है, मतलब जब भी आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे करें, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये। अच्छा, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है जी वॉट। वॉट आप जानते हैं पावर का यूनिट होता है। सो वॉट का मतलब 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। मतलब अगर कोई बल्ब जो है जैसे 15 वॉट का है, तो इसका मतलब वो 15 जूल पर सेकेंड जो है एमिट कर रहा है। इज इट ओके?
अगर कोई बल्ब जो है जैसे 15 वॉट का है तो इसका मतलब वो 15 जूल जो है 1 सेकंड में एमिट कर रहा है एनर्जी। इज इट ओके? ये दो बातें जो है आप ध्यान रखें, तो फिर जो है हमें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। आप नोट कर लें जल्दी से, ताकि हम कोई क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर पाए यहाँ पे। चलिए, सो पहला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी का है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी। 1 मिनट। 1 मोल ऑफ, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ, 1 मिनट 1 मिनट, वो छिप गया यार। 1 मिनट फिर से लिख देता हूं मैं पूरा क्लियर। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ photons of frequency इक्वल टू दिस मच। तो आप मुझे जूल्स में ये आंसर निकाल के दे, ठीक है? करे करे कैलकुलेट में देख रहा हूं। मैं देखता हूं, आप लिखते जाइए। हाँ जी। सो द आंसर इज 199.51। देखिए कैसे करना है इसको। आप देखिए, एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन लिख देते हैं। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ photons
इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन इनटू एवोगाड्रोस नंबर। एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होता है? एच न्यू इंटू एवोगाड्रोस नंबर। बस हो गया क्वेश्चन। एच सो इट इज 199.51 10⁻³ जूल्स या 199.5 किलो जूल्स। बेटा जी आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुजल जी, मैंने कहा कि पूछा है 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी दी है। सो अब हमने करना क्या है? 1 मोल फोटॉन्स की कितनी होगी? एक फोटोन की इंटू एवोगाड्रो नंबर। एक फोटोन की कितनी होती है? एच न्यू इंटू एवोगाड्रो नंबर। एच न्यू एवोगाड्रो नंबर, खत्म बात। इज इट ओके? इज दैट फाइन? अच्छा, नेक्स्ट थिंग। अगेन ये भी एनसीईआरटी का ही है। देखिए कैसे कर सकते हो आप।
ओके, सो लेट अस सी, बिल्कुल सही बात है, 10⁻20 है ना, सही है बिल्कुल। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। सो 100 वॉट का बल्ब है, सो दैट मीन्स एनर्जी emitted by bulb per second is equal to 100 जूल्स। 100 जूल्स ही होगा क्योंकि 100 वॉट है। ठीक है, अब हम लगाएंगे E is equal to NHC upon lambda, so N is equal to E lambda upon HC। सो ऐसे में एनर्जी है जी 100 जूल, लैम्डा है 400 नैनोमीटर, तो 4 10⁻⁹, एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸। ठीक है, सो बस अब हमने इसका आंसर लिख देंगे 2.012 इंटू 10⁻20 पर सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स या पर सेकेंड लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना आएगा। आ गया आंसर आपका? आ गया कि नहीं? सी की वैल्यू कैसे आई? लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड नहीं होती? सी वही तो है ये। सूजल को आ गया, बहुत बढ़िया। नाइस नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, सबको आ गया समझ। नाइस, खुश कर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आपके डाउट सेशंस कैसे चल रहे हैं? नहीं मतलब अब आर के सर ने लेना स्टार्ट किया, आर के सर ने डाउट सेशंस लेना स्टार्ट किया आज से। नहीं नहीं, वो नए सर नहीं है, पुराने हैं। ठीक है, जो सबसे पहले डाउट्स लेते थे। आज से उन्होंने डाउट लेना स्टार्ट कर दिया है। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर के डाउट्स पूछो उनसे। डीपीपी डिस्कस करने हैं, मतलब उन्होंने करने हैं, आप उनको बोलो कि सर कल कौन सा डीपीपी करना है। ठीक है ना, इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप सर को बोलो कि सर कल कौन सा डीपीपी डिस्कस करना है, ये वाला डिस्कस करना है। ठीक है ना, ऐसे। सर के पास डीपीपी हैं, दिए हुए हैं उनके पास, मैंने सारे दिए हुए। ही हैज डीपीपीस। ठीक है, उनको बोल देना कुलदीप सर ने भेजे हुए हैं, मैंने भेजे हुए उनको सारे।
सब भेजे हुए। मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के सॉल्यूशंस भेज दूं, डीपीपी के सॉल्यूशंस भेज दूं? मोल कॉन्सेप्ट के, हाँ मैं सॉल्यूशंस भेज देता हूं। ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आंसर्स भी भेज देता हूं, सॉल्यूशन भी भेज देता हूं, मेरे पास दोनों है। ठीक है, सो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, सो डीपीपीस और पैकेज। सो पैकेज में क्या कर रहे हैं हम? डिटेल्ड सॉल्यूशन है, डिटेल्ड सॉल्यूशन। मतलब जरूरी नहीं हर एक का डिटेल्ड हो, लेकिन है हर एक के। ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम आएगी आपने मेरे से पूछ लेना यार, मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पैकेज मिल गया आपको? हाँ, उसको करना स्टार्ट करो। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ मैं रीसेंड कर दूंगा, लेकिन अभी 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, मैं बताने लगा हूं आपको आपने क्या क्या करना है। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जस्ट लेट मी सी, हमने पैकेज कहां गया भाई? काफी पहले दिया है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सो ये नॉन मेडिकल वालों का है, आपको तो इकट्ठा ही मिल गया ना, देखो दूसरा टॉपिक है। ठीक है, ये देखिए, आज आप सो इसको करना है, दिस पोर्शन। ठीक है, और उसके बाद दिस वन। ये सारा करना है। इज इट ओके? ये सारा नहीं होगा, सॉरी सॉरी, ये सारा नहीं होगा, इसमें से कुछ हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें से हो जाएंगे, बट ए सेक्शन पूरी कर लेनी है, ए सेक्शन पूरी कर लेनी है।
बी में से कुछ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, आपको मेरी आवाज आ रही थी ना? हाँ ठीक है, ठीक है। शिवांग, मैं कर दूंगा। डन। पैकेज करने लगी है, ठीक है। और डाउट सेशन में पूछिए उसको जो है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही। डन डन। ओके। बिल्कुल बिल्कुल करूंगा यार, हर रोज करता हूं भाई। मेडिकल